आप देख रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड न्यूज। अमेरिका ने इंतबाह दिया है कि अगर तुर्की ने अमेरिकी पादरी एंड्रू ब्रिंसन को रिहा नहीं किया तो उस पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। अमेरिकी सदर ने इस मामले को लेकर अपने काबीना के साथ मीटिंग भी की। ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि अनकरा हुकूमत ने एंड्रू ब्रिंसन को यरगमाल बनाया हुआ है, लेकिन तुर्की को इसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा सिवाय सख्त पाबंदी के। वहीं अमेरिकी वजीर खजाना स्टीवन न्यूचिन ने कहा है कि वो तुर्की पर मजीद पाबंदी लगाने के लिए तैयार है। वाज़ेह है कि इस अमेरिकी पादरी के हिरासत की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। तुर्की का मानना है कि पादरी एंड्रू ब्रिंसन 2016 में तैयब अर्दगान हुकूमत के खिलाफ नाकाम तख्ता पलट में मुलव्वस थे, लेकिन अमेरिका उसे बेकसूर मानता है। वाशिंगटन की तरफ से मुतादिद पाबंदियों की वजह से तुर्की की करेंसी में गिरावट दर्ज की गई है। You know, we were very clear with our counterparts there, both Secretary Pompeo and myself, on the release of the pastor. We've put sanctions on several of their cabinet members. Working with you, we have more that we're planning to do if they don't release him quickly. और अमेरिका और तुर्की के दरमियान कशीदगी के बीच कतर ने तुर्की में $15 बिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद तुर्की की करेंसी लीरा में बेहतरी देखी गई है। वहीं तुर्की ने कहा है कि वो अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन धमकी से बात नहीं बनेगी। अमेरिका और तुर्की के दरमियान कशीदगी के बीच पिछले कुछ अरसे से तुर्की की करेंसी लीरा की कद्र में मुसलसल गिरावट देखी गई, लेकिन घरेलू इक़दाम और कतर के तुर्की में $15 बिलियन की सरमायाकारी के ऐलान के बाद लीरा की कद्र में तब्दीली रूनुमा हुई है। तुर्की की करेंसी के वैल्यू में 3% का इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने मुल्की करेंसी लीरा को हिमायत देने के लिए अवाम और ताजिरों से डॉलर बेचने की गुजारिश की थी। इसके अलावा उन्होंने अमेरिकी दरामदात पर टैक्स दोगुना कर दिया। इसका असर अमेरिकी बाजारों पर भी पड़ा। अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई। कई बड़ी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका ने तुर्की के इस इक़दाम पर सख्त तनकीद की है। Tariffs from Turkey are certainly regrettable and a step in the wrong direction. The tariffs that the United States placed on Turkey were out of national security interest. Theirs are out of retaliation. I'm not going to get ahead of anything on what we may or may not do in an effort to respond, but certainly we don't support Turkey's decision to retaliate against us protecting our national security interest. वहीं तुर्की ने कहा है कि वो अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए कई ममालिक से नेशनल करेंसी में तिजारत पर गौर कर रही है। तुर्की के वजीर खारजा मौलूद चाउश ने कहा कि वो बातचीत के जरिए सारे मसले सुलझाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर अमेरिका धमकी और दुश्मनी की जुबान बोलेगा तो उसे उसी के लहजे में जवाब दिया जाएगा। तमाम तरह की कशीदगी के बावजूद हम अमेरिका से हर मसले पर बातचीत के लिए तैयार हैं। मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि धमकी और दुश्मनी भरे लहजे में बात नहीं हो सकती। तुर्की और अमेरिका करीब 60 साल से एक दूसरे के हिमायती रहे हैं और दोनों नाटो के रुकन ममालिक हैं, लेकिन अमेरिकी पादरी एंड्रू ब्रिंसन को जेर हिरासत रखने के मामले में दोनों ममालिक के बीच कशीदगी बढ़ गई है, जिसका असर इन दोनों ममालिक के अलावा दुनिया भर के बाजारों पर पड़ रहा है। हिंदुस्तानी रुपये की कद्र दिन ब दिन गिरती जा रही है। उम्मीद है कि अमेरिका और तुर्की जल्द अपने मसले सुलझा लेंगे ताकि दुनिया राहत की सांस ले सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। अमेरिका ने शुमाली कोरिया पर आयद पाबंदियों की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में रूस और चीन की कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका का कहना है कि चीन और रूस की कई कंपनियां बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। अमेरिका ने चीन के डालियान सन मून स्टार इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने शुमाली कोरिया में अल्कोहल और सिगरेट की सप्लाई में मदद फराहम की। अमेरिका ने रूस की कंपनी प्रोफिनेट पीटीई पर भी पाबंदी लगाई। इस कंपनी पर इल्जाम है कि उन्होंने रूस के 3 बंदरगाहों पर शुमाली कोरिया के 3 जहाजों को ईंधन भरने और माल लादने में मदद फराहम कराई। वाज़ेह है कि शुमाली कोरिया के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम की वजह से अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा ने इस कम्युनिस्ट रियासत पर पाबंदी आयद कर रखी है। वहीं मॉस्को हुकूमत ने कहा है कि रूसी कंपनियों पर अमेरिकी पाबंदियों का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। उधर अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए ईरान एक्शन ग्रुप तश्कील दे दिया है। अमेरिकी हुकूमत के सीनियर पॉलिसी मुशीर ब्रायन हुक को ईरान के लिए खुसूसी मंदूब तैनात किया गया है। अमेरिका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने ब्रायन हुक के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि यह ग्रुप ईरान
पर दबाव बनाएगा कि वो अपना जौहरी प्रोग्राम और मशरिक़ वस्ता में मुदाखलत बंद करे। ब्रायन हुक अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के साथ भी करीबी मुशावरत करेंगे ताकि ईरानी हुकूमत की सरगर्मियों पर नजर रख सकें। इस मौके पर ईरान के लिए ट्रंप इंतजामिया के खुसूसी नुमाइंदे ब्रायन हुक ने कहा कि उन्हें उनकी तवज्जो ज्यादातर जौहरी हथियार, दहशतगर्दी और अमेरिकी कैदियों के मामलात पर तेहरान का रवैया तब्दील करने पर मरकूज होगी। Today, I'm happy to announce the creation of the Iran Action Group. The Iran Action Group will be responsible for directing, reviewing, and coordinating all aspects of the State Department's Iran-related activity, and it will report directly to me. For nearly 40 years, the regime in Tehran has been responsible for a torrent of violent and destabilizing behavior against the United States, our allies, our partners, and indeed the Iranian people themselves. In May of this year, President Trump withdrew from the flawed Iran nuclear deal, which failed to restrain Iran's nuclear progress or its campaigns of violence abroad. In its place, President Trump has instituted a campaign of pressure, deterrence, and solidarity with the long-suffering Iranian people. We have taken a comprehensive approach to Iran because the scope of Iranian malign activity is so wide-ranging, from its aspirations of nuclear weapons, its support for terrorism, its cyber activity, its proliferation of ballistic missiles, and much more. The Iran regime has been a force for instability and violence. Our new strategy addresses all manifestations. और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की गुज़िश्ता दिनों हेल्सिंकी में मुलाकात के फॉलोअप के लिए अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन आइंदा हफ्ते जिनेवा में अपने रूसी हम मनसब निकोलाई पेट्रोशेव से मुलाकात करेंगे। इस दौरान ईरान के शाम में मुबैना किरदार और आलमी सतह पर असलहे की दौड़ जैसे मौज़ूआत पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सराय के मुताबिक सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन उसूली तौर पर शाम से ईरान से निकलने की जरूरत पर मुत्तफिक हैं। वहीं इजराइल भी नहीं चाहता कि ईरान की शाम में मौजूदगी रहे। अमेरिकी हुकूमत ने इस समिट के बारे में ज्यादा मालूमात जारी नहीं की है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि दोनों लीडरों की मुलाकात में ईरान, शाम, यमन समेत दीगर आलमी उमूर पर बातचीत हो सकती है। वहीं सऊदी अरब ने शाम में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई और मुल्क में अमन और इस्तेहकाम कायम करने के लिए $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रकम फराहम कर दी है। इन मंसूबों से शुमाल मशरकी शाम में तामीर नौ और अमन की बहाली का काम किया जाएगा। ये वो इलाका है जहां जिहादी ग्रुप दाइश का खात्मा किया जा चुका है। अमेरिका में सऊदी सफारतखाने की तरफ से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक इन इमदादी रकम से बुनियादी शहरी ढांचे की तामीर मुमकिन बनाई जाएगी ताकि शामी महाजरीन अपने घरों को वापस जा सके। सऊदी वजीर खारजा ने ब्रुसेल्स में हुई एक हालिया कॉन्फ्रेंस में शाम के लिए इन रकम की फराहमी का वादा किया था। वक्त एक वक्फे का, लौटेंगे वर्ल्ड न्यूज में दुनिया की और भी खबरों के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पाकिस्तान के 22वें वजीर आजम मुंतखब हो गए। वजीर आजम के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जहां पर इमरान खान का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ से था। पीएम महोदय के लिए हुई रायशुमारी में इमरान खान ने 176 वोट हासिल किए, जबकि शहबाज शरीफ को 96 वोट ही मिले और इस तरह इमरान खान मुल्क के नए वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वजारत उज़्मा के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। इमरान खान की कामयाबी का ऐलान होते ही मुस्लिम लीग के कारकुनान ने शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी की। इस बीच इस मौके पर तहरीक इंसाफ के अरकान ने भी वजीर आजम इमरान खान के इसमें नारे लगाए और इमरान खान कल ऐवान में पीएम ओहदे का हलफ लेंगे। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट जब्बार चौधरी साहब इस्लामाबाद से जुड़ गए फोन लाइन पर। जब्बार साहब, इमरान खान वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं, आज क्या क्या ड्रामा हुआ कौमी असम्बली में? आखिर पीपीपी ने शहबाज शरीफ का साथ क्यों नहीं दिया? देखिए, ये बड़ा आज इंटरेस्टिंग सूरत हाल रही पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, जबकि वजीर आजम का इंतखाब होना था। तो जाहिर है पहले शुरू में अगर देखें तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी और साथ जो दीनी जमातों का, मजहबी जमातों का इत्तेहाद है, इन तमाम लोगों ने ये फैसला किया था कि हम एक मुश्तरका उम्मीदवार सामने लाएंगे, जिसके बाद एक उम्मीद हो चली थी कि शायद बहुत टफ टाइम मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वजीर आजम अपना मुंतखब करवाने में।
लेकिन वो 2 दिन पहले सूरत हाल बिल्कुल ही उलट बन गई जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहकर अपना इनकार कर दिया वजीर आजम के उम्मीदवार की हमायत करने के कि उनको जो वजीर आजम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर हैं शहबाज शरीफ, उनको एतराज है क्योंकि उन्होंने ये जवाब दिया कि वो माजी में उनकी जो पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं आसिफ अली जरदारी, उनके बहुत भयानक किस्म की तनकीद करते रहे हैं, उनके खिलाफ एक जी उसमें भी इन दोनों जमातों ने दूसरे से बहुत हार्श वर्ड्स का एक्सचेंज हुआ था। तो ये सूरत हाल इतनी गंभीर होगी, मुस्लिम लीग नवाज को आखिर दम तक ये उम्मीद थी, मनाने की कोशिश करते रहे आसिफ अली जरदारी और उनकी पार्टी को कि वो किसी तरह राजी हो जाएं और उनका साथ देने के लिए आ जाएं। लेकिन आज ईवान में जब वोटिंग की बारी आई तो पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल अपने नशिस्तों पर बैठी रही और उन्होंने अब्सटेन किया, किसी भी उम्मीदवार को उन्होंने वोट नहीं दिया, ना उन्होंने अपने इमरान खान को वोट दिया, ना शहबाज शरीफ को वोट दिया। इसलिए जो होना था नवाज शरीफ को, इमरान खान को वॉक ओवर मिला और वो आसानी से जो है वो वजीर आजम तो मुंतखब हो गए। लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज ने बहुत ही एक हल्ला किया, बहुत शोर मचाया, बड़ा एहतजाज किया, जिसने हमारा जो इजलास था उसको भी कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा, स्पीकर को संभाले नहीं। जब्बार साहब, कल इमरान खान कहां और कितने बजे पीएम ओहदे का हलफ लेंगे? वजारत में कौन कौन शामिल हो रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की तहरीक जो हलफ बर्दारी है उसमें जो प्रोमिनेंट जो चीजें जो होंगी वो तो कल जो प्रेसिडेंट हाउस है पाकिस्तान का दोपहर को उसमें इमरान खान हल्फ लेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही दो चीजें हैं जो काबिल जिक्र हैं, वरना तो पाकिस्तान के जो बाकी जो लोग जमाते हैं, जो डिग्नेटरीज हैं वो हैं। इसमें जो 92 का पाकिस्तान ने जब वर्ल्ड कप जीता था इंग्लैंड से, तो उसकी जो टीम थी पूरी 11 के 11 खिलाड़ी जो थी, जिसमें जावेद मियादाद और उसमें इंजमाम उल हक, वसीम अकरम जैसे जो प्लेयर हैं, उनको दावत दी इमरान खान ने, तो वो शामिल हो रहे हैं। और एक ज़ाहिर हिंदुस्तान से नवजोत सिंह सिद्धू उनके दोस्त हैं, वो आज पाकिस्तान पहुंचे हैं और वो वाघा के रास्ते वो आए हैं और वो उनकी तकरीब में जो सबसे खास मेहमान जो है वो सिद्धू ही रहेंगे, मेरा ख्याल है। ज़ाहिर है बाकी तो सब पाकिस्तानी। इमरान खान के पीएम बनने के बाद उनके सामने बड़े चैलेंजेस क्या क्या है? वो मुल्क के में जो दहशतगर्दी है आपके मुल्क में, उससे कैसे उसको टैकल करेंगे? देखिए, दहशतगर्दी का चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन उससे भी बड़ा जो चैलेंज हुकूमत इमरान खान को जो दरकार है, जो सामने खड़ा है मुंह खोले, वो पाकिस्तान का माशी चैलेंज है। ज़ाहिर है पाकिस्तान को इस वक्त जो है वो काफी जिनकी दिक्कतें हैं अपना मईशत के मैदान में। पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट बिल है वो बहुत हाई है, ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और पाकिस्तान की जो करेंसी है उसमें भी काफी सारा जो है ना वो उन्हें पिछले दिनों जो है वो देखने में आया है, उतार देखने में आया है। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान ने आगे जो है वो अपने कुछ फॉरेन डेट्स भी लुटाने हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान की जो नई जो टीम है उन्होंने अपने फाइनेंसेस पाकिस्तान के लिए, इकोनॉमी के लिए कहां से मैनेज करने हैं। शुक्रिया जब्बार साहब इस पूरी बातचीत के लिए आपका इस्लामाबाद से। और अफ्रीकी मुल्क माली में दूसरे मरहले की सदारती इंतखाबात के नताइज के मुताबिक सदर इब्राहिम अबूबकर ने कामयाबी हासिल कर ली है। वो दूसरी मुद्दत के लिए सदर चुने गए। हुक्काम के मुताबिक कीता को 67% वोट मिले, जबकि उनके हरीफ सुमाइला सीसी ने 32% वोट हासिल किए। इतवार को हुए इस इंतखाबी खासतौर से मार्के में वोट डालने की शरह 34% रही। वहीं अपोजिशन रहनुमा सीसी ने इन नताइज को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में धांधली हुई है। अपोजिशन जमातों ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुजाहरे भी किए हैं। वाज़ेह है कि पहले मरहले की वोटिंग में किसी जमात को अक्सरियत नहीं मिली थी, जिसके बाद दूसरे मरहले की पोलिंग कराई गई। आपको बता दें कि माली में हुकूमत साजी के लिए 50% से ज्यादा वोट हासिल करना जरूरी है। इंतखाबी कमीशन ने जो रिजल्ट जारी किया है वो सदर अबूबकर की जानिब से जारी किया गया है। ये पूरी तरह फ्रॉड है। इंतखाबात में धांधली हुई है। हम इसे कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और मुल्क के साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की आखिर रस्मात दिल्ली वाक़ स्मृति स्थल पर फौजी एजाज के साथ अदा की गई। वाजपेयी की गोद ली हुई बेटी नमिता ने उन्हें मुखाग्नि दी। अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अकीदत पेश करने मुल्की और गैर मुल्की लीडरान भी पहुंचे थे। स्मृति स्थल पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी, साबिक पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, बीजेपी सदर अमित शाह, कांग्रेस सदर राहुल गांधी समेत तमाम वज़राए आला और सियासी जमात के लीडरान शामिल हुए। इस मौके पर तीनों फौज के सरबराहों ने अटल जी को सलामी दी। इससे पहले दोपहर 1 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर से उनके आखिरी सफर की शुरुआत हुई, जो करीब शाम 4 बजे स्मृति स्थल पहुंची थी। भारत रत्न
रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के इस आखिरी सफर में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। इस दौरान सड़क के दोनों किनारों पर लोग अपने लीडर को आखिरी दीदार करने के लिए खड़े हुए। तिरंगे में लिपटी वाजपेयी जी की जज्द खाकी को फूलों से सजे तोप ले जाने वाली गाड़ी पर रखा गया था और जुमेरात को हिंदुस्तानी सियासत के अजात शत्रु कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का 93 साल की उम्र में इंतकाल हुआ था। और मुल्क के साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की आखिरी रस्मात पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। इस मौके पर गैर मुल्की लीडरान ने भी उन्हें खराज अकीदत पेश की है। अटल जी के आखिरी रस्मात में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक और अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करजई, नेपाल के वजीर खारजा प्रदीप ग्यावली, श्रीलंका के वजीर खारजा लक्ष्मण करियल्ला और बांग्लादेश के वजीर खारजा अब्दुल हसन महमूद, पाकिस्तान के अबूरी वजीर कानून सईद जफर अली और कई मुल्कों के सफीर मौजूद थे। अमेरिका और रूस समेत कई मुल्कों के लीडरों ने अटल बिहारी वाजपेयी की मौत पर दुख का इजहार करते हुए पैगाम भेजा और दो तरफा रिश्तों को मजबूत करने और इलाकाई अमन बनाए रखने में उनकी कारकर्दगी को सराहा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वाजपेयी की मौत पर सदर रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी को ताज़ियती पैगाम भेजा। वहीं अमेरिकी वजीर खारजा माइकल पोम्पियो ने अपने ताज़ियती पैगाम में अमेरिका के जरिए वाजपेयी के भारत को एक आलमी ताकत बनाने में कंट्रीब्यूशन को याद किया और कहा कि उन्होंने हिंदुस्तानियों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए। तो हिंदुस्तान ने अटल बिहारी वाजपेयी के तौर पर अपना अनमोल रत्न खो दिया है। वहीं अमेरिका ने मशहूर सिंगर और समाजी कारकुन अरीथा फ्रैंकलिन को खो दिया। मशहूर सिंगर फ्रैंकलिन जुमेरात के रोज 76 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। वो 2010 से कैंसर के आर्जे में मुब्तला थी और क्वीन ऑफ सोल के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर अरीथा फ्रैंकलिन का करियर कई दहाइयों पर मुश्तमिल था और उन्होंने अपनी गुलकारी से दुनिया में एक मुनफरिद मकाम बना लिया था। शोबीज की दुनिया के अलावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, साबिक सदर बराक ओबामा, बिल क्लिंटन समेत कई बड़े लीडरों ने उन्हें खराज अकीदत पेश की। What I also love about Aretha Franklin's legacy was that she was that sort of auntie in our head. You know, she told it like it was. And so we saw her in those slightly shady moments. We saw her in those hilarious moments. We saw her even taking presidents to task. And so she really embodied the spirit that you can do anything and be anything and say anything and no one's going to check you. She was respect and she earned it and deserved it. And I think that's how we will remember Aretha Franklin. यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं वर्ल्ड न्यूज में और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। अयाम हज की शुरुआत कल से होने वाली है। ज्यादातर आजमीन हज मक्का पहुंच चुके हैं। सऊदी अरब हुकूमत के मुताबिक अब तक 18 लाख आजमीन हज सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। हज पुरसुकून माहौल में हो, इसके लिए सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। सऊदी अरब के वजीर हज और उमरा मोहम्मद सालेह बिन ताहिर ने बताया कि वजारत ने शिकायत और रिपोर्ट्स की इत्तला के लिए एक नंबर 8004304444 मुख्तस कर दिया है और तमाम आजमीन किसी भी शिकायत की सूरत में अपने फ़ोन से इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हज के लिए मक्का और मदीना में दाखिली मकामात पर इस्तकबालिया मराकज़ कायम किए गए हैं और इन मराकज़ पर 1800 से ज़्यादा मर्द और ख़वातीन मुलाजमीन की तैनाती की गई है। हुज्जाज इकराम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 17,000 बसों का इंतजाम किया गया है। तिब्बी सहूलियात के लिए हज़ारों डॉक्टर्स को लगाया गया है और इस सब का मकसद ये है कि पूरी दुनिया के आज़मीन ख़ासतौर से हज पुरसकून माहौल में अदा कर सकें, इस्लाम के इस अहम अरकान को अदा कर सके। It's really very spiritual. You cannot stop your tears. You can really ask for anything from Subhanahu wa Taala, because Haji, it is said that we are the guest of Allah Subhanahu wa Taala. पोप फ्रांसिस ने अमेरिका में दरिंदा सिफत पादरियों के हाथों बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के मामले में दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि वो बच्चों के साथ हैं। वेटिकन की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि चर्च को अपने माजी से सबक लेना चाहिए। आपको बता दें कि अमेरिकी ग्रांड ज्यूरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 दहाइयों के दौरान तकरीबन 300 पादरियों ने 1000 से ज्यादा बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। इस रिपोर्ट के मुताबिक कैथोलिक चर्च ने इन वाकयात को दानिशता तौर पर नजरअंदाज कर दिया। अमेरिका में इन केसों पर कानूनी कार्रवाई जारी है। अगर सजा साबित हो जाती तो कई पादरियों को जेल भी हो सकती है।
और फिलीपींस में एक मुसाफिर बरदार तैयारा रनवे पर फिसल गया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। फिलीपींस की वजारत शहरी हवाबाजी ने मनीला हवाई अड्डे का रनवे बंद कर दिया। हालांकि इस हादसे में सभी मुसाफिर और पायलट के महफूज होने की खबर है, लेकिन कुछ देर के लिए हवाई जहाज में अफरा तफरी मच गई। लोग ऊपर वाले को याद करने लगे। जराये के मुताबिक शियामेन एयरलाइंस के साथ हुई इस वाक़े के बाद 12 उड़ानों को रद्द कर दिया गया, जबकि कई उड़ानों को दीगर हवाई अड्डों की तरफ मोड़ दिया गया। फिलीपींस की शहरी हवाबाजी की वजारत के बयान के मुताबिक भारी बारिश की वजह से रात 11:55 पर बोइंग 737-800 विमान फिसल करके आगे चला गया। फिलहाल हवाई जहाजों की उड़ानें रद्द हैं और हुकूमत ने इस वाक़े की जांच के हुक्म दे दिए हैं। इधर इटली के जिनेवा शहर में मंगल को पुल का एक हिस्सा गिरने से अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। मुसलसल तीसरे रोज भी राहत और बचाव का काम जारी है। तिब्बी जराये के मुताबिक 16 जख्मियों का इलाज जारी है। हुक्काम ने बताया कि इमदादी कारकुन ताहाल लापता अफराद की तलाश जारी रखे हुए हैं। वहीं इटली के वजीर आजम ग्यूसेपे कोंटे ने हालात को देखते हुए 1 साल के लिए स्टेट इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। वहीं इटली के वजीर ट्रांसपोर्ट डेनिलो टोनिनेली ने कहा है कि इस हादसे में जो भी कसूरवार पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस न होने की वजह से पुल गिरा। हुकूमत ने पुल बनाने वाले फर्म पर जिम्मेदारी आयद कर दी है। और 18वें एशियाई खेलों की शुरुआत 18 अगस्त को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में होने वाली है और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जकार्ता में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। खिलाड़ियों और सयाहों के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। जकार्ता एशियन गेम्स में कुल 45 मुल्क हिस्सा ले रहे हैं और इन गेम्स के लिए भारत ने 751 खिलाड़ी भेजे हैं। वाज़ेह है कि एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में नई दिल्ली में हुई थी, लेकिन इस खेल में चीन का दबदबा साफ तौर पर नजर आता है। उसके नाम सबसे ज्यादा मेडल हैं। चीन के बाद जापान और जनूबी कोरिया का नंबर आता है, जबकि भारत का मकाम 5वां है। आपको बता दें कि इससे कबल इंडोनेशिया ने 1962 में एशियन गेम्स मुनक्किद किया था। नाज़रीन, कहा जाता है कि दुनिया रोबोटिक होती जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब रोबोट इंसान की जगह ले लेंगे। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है चीन की राजधानी बीजिंग में चल रहे वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में, जहां पर रोबोट लोगों को नई चीजें करना सिखा रहे हैं और वो लोगों के लिए शेक भी बना रहे हैं, फुटबॉल भी खेल कर दिखा रहे हैं और बच्चों को प्रोग्रामिंग भी सिखा रहे हैं। आप भी देखिए इन रोबोट्स की ये हैरत अंगेज कारनामे। रोबोट्स की दुनिया और ख़ास तौर से ये रोबोट्स चीन में इनकी एक नुमाइश लगाई गई है और रोबोटिक दुनिया किस तरफ बढ़ रही है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब रोबोट इंसान की जगह ले लेंगे। ऐसे ही कुछ देखने को मिल रहा है चीन की राजधानी बीजिंग में, जहां पर वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस, जहां पर रोबोट लोगों को नई नई चीज़ें करना लोगों को सिखा रहे हैं और सीख रहे हैं लोगों से। वो लोगों के लिए शेक भी बना सकते हैं और फुटबॉल भी खेल कर दिखा सकते हैं। बच्चों को प्रोग्रामिंग भी सिखा रहे हैं। तो देखिए इन रोबोट्स के हैरतअंगेज कारनामे। चीन और जापान रोबोट्स के मामले में काफ़ी आगे हैं और यहाँ पर बड़े पैमाने पर रोबोट्स तैयार किए जाते हैं और नए नए तजुर्बे इन रोबोट्स की दुनिया में किए जाते हैं। पेंटिंग बनाता हुआ, लिखता हुआ रोबोट, खेलता हुआ रोबोट आप देख सकते हैं। तो वर्ल्ड न्यूज में भी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का सफर। आप रहिए जी सलाम के साथ।